हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 120 से। तो यहाँ पर एक क्षेत्र दिया हुआ है और पूछा गया है आरेख में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम पूछा गया है और इसका नाम क्या है? वायर गेज। और ये जो होता है 0 से लेके 36 नंबर तक इस पर लिखा होता है। इसमें वो जो होता है वायर गेज जिसको बोलते हैं, वायर गेज का काम क्या होता है? तार की मोटाई को नापना, और वो भी कॉपर के तार के। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि वायर गेज में कौन सा तार कितने नंबर का है और कौन सा मोटा और कौन सा पतला तार होता है। तो इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वायर गेज की संख्या जितनी ज़्यादा होगी तार उतना ही पतला होगा। जी हाँ, वायर गेज की संख्या जितनी ज़्यादा होगी तार उतना ही पतला होगा। इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि अगर किसी एक वायर का जो है वायर गेज जो है 36 है और दूसरे तार का वायर गेज नंबर जो है वो 26 है, तो इसमें कौन सा तार मोटा होगा? तो जी हाँ, इसमें मोटा होगा 26 नंबर वाला, क्योंककि इसका नंबर कम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, वायर गेज यानी तार गेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 121, इनमें से कौन कौन परिवर्ती हानि है? तो इसमें परिवर्ती हानि के बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ताम्र हानि यानी कॉपर लॉसेस। तो अगले प्रश्न देखते हैं 122 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब घूर्णी मशीन में 3 कला विपरीत कुंडलन पर 3 कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिवाह उत्पन्न होता है? यानी जब रोटेशनल मशीन कोई है उसमें 3 कला वितरित कुंडलन पर 3 कला की आपूर्ति यानी 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो उसमें चुंबकीय अभिवाह की उत्पन्न होता है। तो वो किस तरीके का होता है? तो जाहिर सी बात है कि घूर्णी मशीन में 3 कला पे जब दी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो घूर्णी चुंबकीय अभिवाह ही उत्पन्न करेगा, यानी विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप का की दक्षता कितनी होती है? तो इसकी दक्षता जो होती है 12 ल्यूमेन प्रति वाट। तो इसमें जो ल्यूमेन प्रति वाट है ये इसका मात्रक है किसी भी लैंप की, वो जो क्या बोलते हैं उसको, उसका मात्रक है उसको नापने की, उसकी ज्योति तीव्रता और ये सब चीज़ें। तो अगला प्रश्न देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रणीय गति इनमें से किसे उत्पन्न करती है? तो विकल्प तीसरा सही हुआ, चुंबक में चुंबकत्व। प्रश्न नंबर 125 देखेंगे, इनमें से कौन सा संधारित्र एक ध्रुवित संधारित्र है? तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, टेंटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र। प्रश्न नंबर 126 देखेंगे, खेत और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार, सौर, भूतापीय गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 127 है, यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट है तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या है? तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं मैथ की सहायता से भी कि 92.60% हो जाएगा, यानी कि परसेंट। अगला प्रश्न देखेंगे 128 की तरफ से। इसमें पूछा गया है, हिस्टैरिसीस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न विकल्पों में से कौन है? तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, एक समान वायु अंतराल के साथ और बिना डीसी उत्तेजन के एक तुल्यकालिक मोटर। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे, आईई नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टता से ज़्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो 10% से ज़्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 130 देखेंगे, किस मोटर में सार्वत्रिक मोटर के समान ही गति भार का गुण होते हैं? तो वो विकल्प दूसरा सही है, डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर। प्रश्न नंबर 131 देखेंगे, यदि सार्वत्रिक मोटर में डीसी आपूर्ति संभारित है तो वह के रूप में कार्य करेगा? अगर इसमें डीसी आपूर्ति संभारित है तो किसके रूप में कार्य करेगा? डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर के रूप में। प्रश्न नंबर 132 देखेंगे, ट्रांसफार्मर एक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन से परीक्षण की आवश्यकता होती है? तो ताम्र हानि इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट, विकल्प पहला सही है। प्रश्न नंबर 133 देखेंगे, स्टेप मोटर का अनुप्रयोग होता है? तो विकल्प नंबर 4 सही होगा, प्रिंटर और फैक्स मशीन में। स्टेप मोटर का अनुप्रयोग है प्रिंटर और फैक्स मशीन में। प्रश्न नंबर 134 देखेंगे, अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, लिथियम सेल का। 135 प्रश्न नंबर देखेंगे, हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हाई वोल्टेज के लिए है उसमें जो है
स्टील टावरों का उपयोग किया जाता है, जबकि जो मीडियम में होता है, माध्यम एक हाई होता है, फिर एक लो होता है और एक मीडियम होता है। तो हाई वोल्टेज का जो होता है ये आपका स्टील टावरों से होता है, जबकि 11,000 तक की सप्लाई जो होती है उसको जो है आरसीसी पोल से ही दे दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसा पदार्थ है, यदि इसका तापमान घटाया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। एल्युमिनियम में क्या जितने भी कंडक्टर होते हैं लगभग उनमें किसी का भी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो है वो घटने लगता है। प्रश्न नंबर 137 देखेंगे, निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकल्प नंबर 4 सही है, ऑटोमोबाइल प्रकाश, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 138 देखेंगे, विच पैकेज ट्रांजिस्टर्स आर जनरली यूज्ड इन मीडियम एंड हाई पावर एम्पलीफिकेशंस? तो ये हो जाएगा फर्स्ट विकल्प सही है, यानी ऑप्शन 1 सही है, मेटल। प्रश्न नंबर 139 देखेंगे, वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल आरएमएस का मान के गुणनफल को कहा जाता है? तो ये होता है आभासी शक्ति के आरएमएस मान के लिए उसमें √2 से जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उसके लिए पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी से संबंधित नहीं है? तो विकल्प दूसरा सही है, इसे लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पात्र में संग्रहित करें। विकल्प नंबर 141 देखेंगे, कौन सा पुर्जा डीसी मशीन में यांत्रिक शक्ति के अंतरण को सुगम बनाता है? तो विकल्प नंबर 1 सही है, शाफ्ट। 142 प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसे डीसी जनित्र में प्रकीर्ण हानि यानी स्टर लॉस के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो विकल्प नंबर दूसरा सही है, यांत्रिक हानि प्लस क्रोड हानि। प्रश्न नंबर 143 देखेंगे, एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि एक ही बाइंडिंग होती है, बाकी और जो भी जितने भी ट्रांसफार्मर हैं इसमें 2 बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो अगर बाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में और ट्रांसफार्मर के बारे में, तो इसमें ऊंचाई अपचाई को जैसे आप देखते हैं तो उसमें 2 बाइंडिंग होती है। अगर स्टेप अप है तो इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में ज़्यादा कॉइल दी जाती है, स्टेप डाउन है तो इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में कम कॉइल दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 144, किस पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है? तो क्या होगा? कार्बन। विकल्प नंबर 2, इसके तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, वो है कार्बन। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे, स्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये है ट्रेन के कर्षण। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 146 देखेंगे, आकृति में किस प्रकार के तार स्थापन प्रणाली को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आपको देखो चित्र दिया हुआ है, डायग्राम, और इसमें पूछा गया है। तो ये है क्लीट तार स्थापन विधि। ये क्या है कि ये लकड़ी वाला जो पुराना सिस्टम था वो उस विधि से इसमें वायरिंग हुई है। विकल्प प्रश्न नंबर 147 देखेंगे, तार स्थापन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से किस एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का उपयोग करें, तो इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वायर गेज के लिए कोई क्या मतलब भूसंपर्कन यानी अर्थिंग के लिए बात कर रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई ध्यान देने की बात नहीं है। विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर 148 देखेंगे, आर्मेचर बोल्टता नियंत्रण द्वारा डीसी मोटर के गति नियंत्रण का क्या नुकसान है? तो विकल्प नंबर तीसरा सही है, नियंत्रण उपकरण की लागत अधिक है। इसमें जो है ये कॉस्टली होता है, ये थोड़ा खरीदना महंगा होगा। व्हाट इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पैसिव हाई पास फिल्टर इट 240 किलो ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर ऑफ 82 फैरेड। तो यहाँ पर इसका विकल्प, इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो विकल्प नंबर दूसरा सही होगा, 8.087 किलो हर्ट्ज़। प्रश्न नंबर 150 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और थ्योरी में यूपीपीसीएल में 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अंतिम प्रश्न क्या है? तुल्यकालव्यदर्शी सिंक्रोस्कोप का क्या कार्य है? तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। 2 प्रत्यावर्तित्रों के तुल्यकालन के सटीक क्षण को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।